इस लेक्चर में लेसी अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो रही होंगी एनुअली और एरियर्स में पे हो रही होंगी। एरियर्स का क्या मतलब है कि हमने जो है पूरा साल जो है वो यूज़ किया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पेमेंट की। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी बिल वगैरह को बात की जाए कि उसको पहले हमने पूरा साल जो है यूज़ कर लेते हैं और साल के एंड पे हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरियर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें लीज पेमेंट निकलेगी, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू उसकी हमने किस तरह से फाइंड करनी है एन्युटी के फॉर्मूले से। फिर उसके बाद हमने एमोटाइजेशन शेड्यूल किस तरीके से बनाना है, और फिर हमने अगर क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, मैंने रिक्वायरमेंट से फेक ही रखी है इसमें। वैसे जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, एसओसीआई भी पूछा जा सकता है और नोट्स भी आ सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चंस में एक एक करके चीज़ें डालेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए एक्वायर्ड एन एसेट ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर ए जो है उसने एक लीज पे एसेट लिया है, कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए। और कब लिया था? 1 जनवरी 2015 को। तो इंस्टॉलमेंट्स जो है एनुअली वो पे कर रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट है 30,000 की पे कर रहे हैं, पेएबल इन एरियर्स, ठीक है। लीज के क्वेश्चंस में ये दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंस्टॉलमेंट जो है वो एनुअली पे हो रही है या सेमी एनुअली पे हो रही है, मतलब हर 6 महीने बाद पे हो रही है, 12 महीने बाद पे हो रही है, 3 महीने बाद पे हो रही है, ये देखना होता है। दूसरी चीज हमने ये देखनी होती है कि वो एरियर्स में पे हो रही है या एडवांस में पे हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पेबल इन एरियर्स। और फिर हमें डिस्काउंट रेट दे दिया जिसको हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी कहते हैं, वो कितना है? 12% पर एनम। और रिक्वायर्ड हमसे है कि एक्सट्रैक्ट बनाने हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 31 दिसंबर 18 के। लीज स्टार्ट कर हो रही है 15 को, ठीक है, और 15 साल की लीज है। तो वो पूरी हमसे नहीं रिक्वायर्ड, हमें हमें से बोला कि 18 का जो है डायरेक्टली वो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दे। तो लीज के जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व करने हैं, तो वो देखते हैं, पैटर्न एक देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने लीज पेमेंट फाइंड करना है। लीज पेमेंट किस तरीके से आएगी? अगर डाउन पेमेंट है तो वो भी आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस में जो है वो फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इसके लीज पेमेंट के लेसी में किस फॉर्मूले से हो जाता है, उसमें क्या क्या आता है। डाउन पेमेंट आता है, एनुअल रेंटल्स आते हैं, अगर परचेज ऑप्शन प्राइस है तो वो आ रहा होता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बस एनुअल रेंटल्स हमें दिए हुए हैं, 30,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है, और कितने साल तक? 15 ईयर्स तक। 30,000 हर साल पे करेंगे, कितने साल तक? 15 ईयर्स तक। लीज टर्म कितने साल की थी? 15 ईयर्स की थी। तो हमारे पास आ गया 450,000 की हमारे पास हो गई लीज पेमेंट आ गई। तो स्टेप 1 हमारा क्या हुआ? लीज पेमेंट फाइल कर ली। फिर उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या होगा? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि ये अमाउंट जो है ये हमें ये बता रही है कि 15 ईयर्स तक, मतलब 15 ईयर बाद इतनी अमाउंट बनेगी। हम चेक करना चाह रहे हैं कि आज के दिन, मतलब जिस दिन हम खड़े हैं 1 जनवरी 2015 को, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट का होगा। क्योंकि अगर आज ही जाके जो मार्केट में जो गाड़ी की फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 लाख कार है, तो अगर वो लेते हैं तो वो हमें अगर कैश पे लेंगे तो उसी वक्त 30 लाख की मिल जाएगी। और अगर हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स करा लेंगे, फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स तक हमने इंस्टॉलमेंट करा ली, तो वो हमें फॉर एग्जांपल डायरेक्टली रिलेटेड तो 3 लाख की मिल रही थी, और इंस्टॉलमेंट करा के लिए तो 450,000 की मिली। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा 1.5 लाख का, वो ये बता रहा होगा कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो 30,000 जो है इसमें सिंपल जो एन्युटी का फॉर्मूला वो लगाने हैं हमने। 30,000, फिर 1 माइनस, दोबारा अगेन ब्रैकेट 1 प्लस आई। आई इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जो कि है 12% ना। तो उसको 12% को पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है हमारे पास 12% पर एनम। तो यहाँ लिख लेते हैं 12% पर एनम। ठीक है, तो 0.2 ये बन गया। तो अब हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं 30,000 की, ये कितने साल पे कर रहे हैं? 15 ईयर्स तक।
तो इन सारी इंस्टॉलमेंट को हमने आज फर्स्ट डे पे लाने, मतलब 1 जनवरी 2015 पे लाने, तो इस पर सिंपल एन्यूटी का फॉर्मूला लग सकता है। तो एन्यूटी का अगर फॉर्मूला नहीं पता कि उसकी डिटेल्स किस तरह से हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, लेकिन अलग से भी मैंने उसकी एक वीडियो बना दी है। तो एन्यूटी का फॉर्मूला कैसे लगेगा? 30,000 1 माइनस अगेन ब्रैकेट 1 प्लस और इंटरेस्ट की पावर कितना हमने बैक लाना है? 15 और होल डिवाइड बाय इंटरेस्ट 0.12। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमने सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। गलती क्या हुई है? एक मिनट, कोई ब्रैकेट कम लिखा है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया, तो एक ब्रैकेट कम लगा था। तो 204326, ये चीज अमाउंट क्या बता रही है कि अगर आज पे करेंगे तो हमने पे करना है 204326 की अमाउंट, और अगर 15 ईयर्स बाद पे करते हैं, और अगर 15 ईयर्स बाद पे करते हैं तो हमें 4,50,000 पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही, वैसे क्वेश्चन में निकालना नहीं होता, तो अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूँ तो 450,000 हम 15 ईयर्स तक पे करेंगे, और अगर आज ही पे करते हैं तो कितना ही, तो ये 245,674 अमाउंट क्या बता रही है कि इतना जो है इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। आज हम कार लेने जाते हैं 204326 की मिलेगी। ठीक है, उस कार वाले को हम बोलते हैं कि यार अगर मैं 15 ईयर्स तक तुम्हें पेमेंट करूँ तो फिर तुम मुझे कितने की दोगे, तो वो बोलेगा इस कार की अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड करेगा, वो बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है 4,50,000 आपने टोटल देना। तो बस अब ये तक हमने ये फाइंड किया। सबसे पहले लीज लेसी के क्वेश्चन में हमने लीज पेमेंट फाइंड करनी है। लीज पेमेंट कैसे फाइंड होगी? जो हमें इंस्टॉलमेंट्स दी हुई होंगी उसको जितनी लीज टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद इसी लीज पेमेंट की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सिंपली हमने एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है, उससे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर हमें क्वेश्चन में मांगा हुआ हो, एमसीक्यूज में अगर कुछ आ जाए कि इंटरेस्ट कितना बनता है, तो हमने देखना है कि लीज पेमेंट जो हम 15 ईयर्स बाद पे करने हैं, हमने कितना टोटल अमाउंट बनेगी? 4,50,000। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाए, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। तो जब ये तीनों चीजें बन जाएंगी तो फिर उसके बाद हमने एमोटाइजेशन शेड्यूल बना लेना है। तो एमोटाइजेशन शेड्यूल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले डेट, फिर इंस्टॉलमेंट्स, फिर उसके बाद प्रिंसिपल की अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट में से जारी होगी, उसके बाद इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। तो ये सीखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखनी है जो जिस डे को स्टार्ट हुआ है। तो लीज स्टार्ट किस दिन हुई है? 1 जनवरी 2015। तो एमोटाइजेशन शेड्यूल याद रखते हैं कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि अगर एमोटाइजेशन शेड्यूल पे ग्रिप है तो उसके बाद जनरल एंट्रीज भी हो जाएंगी, एसओएफपी एसओसीआई सब कुछ बन जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। अगर ये सही चीज पे इस पे ग्रिप है तो काफी आसान है। अभी समझ लेते हैं स्टार्ट किस दिन से हो रहा है, वो डेट कितनी है? 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये तीनों अभी ब्लैंक छोड़ देने हैं, और इधर बैलेंस लिखना है, मतलब कि हमारे पास अभी आज की डेट पे 1 जनवरी 2015 पे खड़े होके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इस चीज की, तो वो हमने फाइंड की है 204326। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि लेसी जो है विल ऑलवेज स्टार्ट एमोटाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट। ठीक है, लेसी जो है वो हमेशा एमोटाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट कहाँ से करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया क्या किया, ये सबसे पहले डेट लिखनी है। अरे, तो यहाँ पे हमने जिस डेट को स्टार्ट हो रही थी लीज वो लिखा, वो डेट लिखी, ये दो तीन ब्लैंक छोड़े, और बैलेंस हम पे हमने क्या लिख लिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की अमाउंट। और हमने देखा कि लेसी जो है हमेशा स्टार्ट करता है एमोटाइजेशन शेड्यूल कहाँ से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। फिर अब हमने यहाँ पे सारी डेट्स लिखी हैं कि किस किस डेट को पेमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, अभी से मैं डेट का कॉलम समझा रहा हूँ, किस किस डेट को पेमेंट होनी है वो डेट्स लिखनी है। तो क्वेश्चन में हमें पता चला कि 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हो रहा है, और पेमेंट कब हो रही है? एरियर्स में, मतलब साल के एंड पे।
हमेशा 31 दिसंबर को पेमेंट हो रही होगी। तो 31 दिसंबर 15 पहली पेमेंट, 16, 17, 18 इस तरीके से जो है पेमेंट्स हो रही होंगी। तो हमने डेट्स लिख लेनी है। तो फर्स्ट पेमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2015 को, फिर हो रही है 31 दिसंबर 2016 को, फिर हो रही है 31 दिसंबर 2017 को, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को। इस तरीके से जो है ये पूरे 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं सिर्फ शेड्यूल को। वैसे जो पेपर में जो है वो भी इतना ही डिटेल में, मतलब इतना लास्ट तक नहीं लेके जाना होता। वो या तो 2-3 साल की लीज होगी, या अगर 15 ईयर्स की लीज भी हुई तो वो मांगेंगे इन्हीं में से। जैसे मैंने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रखी है कि 18 का मुझे बैलेंस शीट बना के देनी है, तो 18 की बैलेंस शीट के लिए 1 साल बस हमने और रखा है, ताकि वो, क्योंकि वो यूजफुल होंगे फिगर्स, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेट का कॉलम समझा कि फर्स्ट उस पर हमने क्या रखना है कि जब लीज स्टार्ट हो रही है उसके सामने बैलेंस में वो अमाउंट रखनी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो जहाँ से लीज जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये 3 कॉलम जो है हमने स्टार्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमने वो डेट्स लिख लेनी है जब जब पेमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15, 16, 17, 18, 19 हर एक साल का गैप है, और एरियस मतलब पूरे पूरे साल के बाद। फिर हमने इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट लिखनी है, क्वेश्चन में दी भी होंगी। 30,000 है, 30,000 है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में हमने इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट लिखी। अब प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना, साल पूरा गुजरा, हमने 30,000 पे किए। अब इस 30,000 में हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल की मद में कितना पे किया है और इंटरेस्ट की मद में कितना पे किया है। सिंपल। हम पे पूरे 30,000 ही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी उसमें से, और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी थी। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट जो है वो हमने लगाना है प्रेजेंट वैल्यू वाली अमाउंट पे। ठीक है, इस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कि इंटरेस्ट है, जो कि 12% है। यहाँ पे 12% हमने लिखा हुआ है 0.12। तो इससे हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 24519। ठीक है। अब अब क्या हुआ कि जो 30,000 हम पे करने गए हैं साल के एंड पे, उसमें से 24519 की जो अमाउंट थी वो इंटरेस्ट की थी। जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल की अमाउंट में कितनी पे करके आया हूँ, तो वो मैं 5481 की पे करके आया हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई मसला नहीं है, आसान सी चीजें सारी। 30,000 में से अगर 24519 जो था वो इंटरेस्ट की अमाउंट थी, तो उसमें से मैंने 30,000 में से 24519 हटाया, तो मुझे बाकी अमाउंट कौन सी बन गई? प्रिंसिपल। अब बैलेंस अमाउंट फाइंड करते हैं। 204,326 पहले हम इतना लायबल थे कि हमने पे करना है, इतने की अमाउंट हम उठा के ले आए थे, इतना लायबल थे। इसमें से जो है प्रिंसिपल की मद में हम 5481 जो है वो पे कराए। तो अब कितना प्रिंसिपल के लिए लायबल है? 198845। भाई ये क्या अमाउंट थी? ये प्रिंसिपल की तो अमाउंट थी, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ही तो निकाला था, उसमें से इंटरेस्ट तो वैसे ही अलग हो गया था ना। ये टोटल थी, उसमें से प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट ये था। तो प्रिंसिपल की अमाउंट में से मैंने देखा कि भाई मैं 5481 पे कराया हूँ। तो अब मैं 2043 के लिए लायबल थोड़ी होऊंगा, अब मैं लायबल हूँ 198845 के लिए। इसको इस तरीके से भी समझा जाता है कि अगर 31 दिसंबर 2015 पे फॉर एग्जांपल लीज खत्म हो जाए। ठीक है, लीज टूट गई, लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, फाइन वगैरह के सीन में नहीं जाते, अभी हम सिर्फ यहाँ समझते हैं कि लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो इस डेट पे खड़े होकर मैं कितने के लिए लायबल हूँ? मैं ये 198845 के लिए लायबल हूँ। मैं इस पूरी अमाउंट के लिए लायबल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने तो ये पूरे 15 ईयर्स इसको यूज ही नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इसको 1 साल यूज किया, तो 1 साल यूज करने के बाद इतनी अमाउंट बचती है, इसके लिए मैं लायबल हूँ। तो ये बैलेंस अमाउंट इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। अगेन इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इस 198845 पे 0.12 लगाया, मतलब 12% का हमने लगाया, तो ये इंटरेस्ट आ गया। जब भी हम 30,000 पे करने गए, उसमें से हमने चेक किया कि 23,861 तो हम इंटरेस्ट की मद में पे कर रहे हैं, तो जब ये माइनस कराऊंगा पता चलेगा कि 6139 प्रिंसिपल की अमाउंट हम पे करके आ रहे हैं। सिमिलरली 198845 में से अब मैं प्रिंसिपल की 6139 की अमाउंट माइनस करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि अब 31 दिसंबर 2016 के एंड पे खड़े होकर मैं कितने के लिए लायबल हूँ? 192706 के लिए। सेम इसी तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा।
30,000 में से अगर मैं 23,125 इंटरेस्ट पे करके आया हूँ तो 6,875 जो है वो मैं प्रिंसिपल के अमाउंट पे करके आया हूँ। ठीक है, अब ये जो बैलेंस था इसमें से मैंने तो ऑलरेडी 6,875 का प्रिंसिपल उतार दिया है, तो अब मैं 31 दिसंबर 2017 के एंड पे 185,831 के ऊपर लायबल हूँ। सिमिलरली दोबारा इंटरेस्ट लगाते हैं इस पे 0.12 का, और 30,000 में से माइनस करते हैं 2,2,300 की, तो प्रिंसिपल 7,700 का पे किया है। सिमिलरली प्रिंसिपल जो कम हो गया तो वो बचा 178,131 का। एक मरतबा और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लेते हैं 0.12 का, में से पॉइंट इसको, ठीक है। तो 30,000 में से अगर मैंने 21376 का इंटरेस्ट पे किया है तो 8624 का मैंने प्रिंसिपल पे किया। तो ये हमारे पास 31 दिसंबर 2019 पे 169,507 के लिए हम लाए हैं। वैसे ये अगर मैं पूरा 15 ईयर्स तक का एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाऊं तो 15 ईयर्स के बाद जो अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट होगी ना, ये जीरो हो जाएगी। वजह क्या है? ये हर साल जो है मैं इसका प्रिंसिपल देता जा रहा हूँ, तो जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैं फिर किसी अमाउंट के लिए भी लायबल नहीं होऊंगा ना। वो सारा इंटरेस्ट मैं दे दूंगा और सारा प्रिंसिपल भी मैं दे दूंगा। तो ये अगर 15 ईयर्स तक मैं इसको बनाऊं तो ये बैलेंस अमाउंट जो है वो जैसे ये कम होते जा रही है तो ये 15 ईयर्स पे आके जीरो हो जाएगी। तो अभी हमसे रिक्वायर्ड सिर्फ यहीं तक का था, तो इसलिए हमने यहाँ तक का बना लिया है। तो ये हमारे पास बन गया एमोटाइजेशन शेड्यूल। सबसे पहले लीज पेमेंट फाइंड करी, फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया इंटरेस्ट होता है। फिर हमने एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना सीखा, उसमें सीखा कि बैलेंस जो ओपनिंग अमाउंट स्टार्ट कहाँ से हो रही होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। फिर हमने डेट्स का कॉलम सीखा कि डेट्स कैसे रखनी है, इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी, इंस्टॉलमेंट्स को हमने तोड़ा प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट लगा कैसे, जो बैलेंस अमाउंट होगी हर ईयर की उसके ऊपर जो है जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है वो लगती जाएगी। और प्रिंसिपल कैसे आएगा, जो टोटल हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। बस ये एमोटाइजेशन शेड्यूल पे अच्छे से ग्रिप रखनी है तो काम हो गया समझो। तो अब हम सीखते हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट हम बनाना सीख रहे हैं 31 दिसंबर 18 को। तो सबसे पहले जो है एसेट में, नॉन करेंट एसेट में जो है, नॉन करेंट एसेट लिख देता हूँ मैं। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले क्या आ रहा होगा, राइट ऑफ यूज एसेट आ रहा होगा, राइट ऑफ यूज। ठीक है, इसको हम एसेट इसलिए नाम नहीं दे रहे, राइट ऑफ यूज इसलिए नाम दे रहे हैं, राइट ऑफ यूज एसेट, क्योंकि इसका, इस एसेट का जो है ना 204326 वाले एसेट का भी हमें राइट मिला है। ठीक है, इसके जो पेपर्स वगैरह हैं वो सारे बैंक के पास ही है। फॉर एग्जांपल बैंक से अगर हमने कार ली है तो पेपर्स वगैरह सारे उसके पास है। बैंक ने हमें फॉर एग्जांपल 6 साल 15 साल के लिए एक राइट दे दिया है उस कार को यूज करने के लिए। तो इसलिए इसको हम नॉर्मल एसेट से अलग रखने के लिए राइट ऑफ यूज लिखते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है, तो अब एसेट की अमाउंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग 204326, इतने का हमें एसेट मिला। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितनी होगी इसकी, 15 साल के लिए हमें मिला है तो हमने 15 साल पे ही डिप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमें ये एसेट 15 ईयर्स के लिए मिला है। ठीक है, लीज टाइम इसकी 15 ईयर्स है, तो ये एसेट हमें 15 ईयर्स के लिए मिला है, इसलिए इसको हम 15 ईयर्स पे डेप्रिशिएट कर देंगे। तो हमने कॉस्ट पकड़ी, उसको डिवाइड किया 15 ईयर्स से, तो ये हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम 18 पे खड़े हुए हैं, तो 15 16 17 18 4 साल जो है वो एसेट यूज हो चुका है। तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बहुत आसान है, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी ये सारी फिगर सीख रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आसानी से हो जाए जल्दी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट में से सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूँ ताकि मुझे बुक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, 149,839 की मेरे पास क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई। इधर दोबारा कर लेते हैं, ये मेरे पास कॉस्ट थी, यहाँ लिख देता हूँ ये कॉस्ट है, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट है,
ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4 ईयर का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक वैल्यू, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है वो मैं बुक वैल्यू लेके जा रहा हूँ, ये सारी मेरे पास वर्किंग थी, मैं थोड़ा साइड पर कर देता हूँ। तो बुक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, कॉस्ट में से जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया। एक्सट्रैक्ट्स में हमने अभी तक क्या सीखा, नॉन करेंट एसिड आए सबसे पहले, उसमें हमने राइट ऑफ यूज एसिड कर लिया। अब हम कर लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज ले लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी या लीज ऑब्लिगेशन आ रहा होगा। इसको लीज लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, लीज ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ऑब्लिगेशन का भी मतलब यही है कि हमने पे करनी है ये अमाउंट, ये हर साल, जैसे अब ये पे करनी है, इस साल के एंड पे ये पे करनी है, ठीक है। ये सारी हमारे पास लीज लाइबिलिटी आ गई। तो ये नॉन करंट आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास होती हैं करंट लाइबिलिटीज। ये अगर किसी ने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स को किसी और तरीके से बनाना सीखा हुआ है, 2 कॉलम्स बनाना सीखा हुआ है, तो वो बिल्कुल उस तरीके से बना सकता है। ये सिंपल से बस 2-3 फिगर्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या हो रहा होगा, करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। ये गिनती की बस लीजेस में ना 4-5 चीजें हैं, एक अमोर्टाइजेशन बनाना सीखना है। यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि भाई लीज लाइबिलिटी नॉन करंट में जो 1 साल से ज्यादा वाली पे करनी अमाउंट वो यहाँ आ रही होगी, और जो 1 साल के अंदर अंदर वाली अमाउंट पे करनी होगी, जैसे कि नॉर्मल हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो अब इन फिगर्स को ढूंढते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने किस डेट को हमने लिया हुआ है बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2018 को। तो जिस डेट की भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो उस डेट पे जाना है और हमने बोलना है कि इस डेट के नीचे ना, मतलब हमने लाइन लगा देनी, ठीक है। तो इस डेट के नीचे जब हमने लाइन लगा दी, तो हमें पता चल रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो 8624 के लिए हम लायबल हैं, ठीक है। अगर ये 7700 पे हम खड़े हुए हैं, तो ये तो हम पे कर चुके हैं ना, 31 दिसंबर 18 गुजर गया, मतलब ये अमाउंट हम पे कर चुके हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगले साल हम कितनी अमाउंट के लिए लायबल होंगे। तो अगले साल जो है हम प्रिंसिपल, खाली मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल की अमाउंट में देख रहा हूँ कि अगले साल हम कितना के लिए लायबल हैं। तो अगले साल हम 8624 के लिए लायबल हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8624 के लिए अगले साल हम लायबल हैं, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा पूरे 15 ईयर्स तक अगर मैं ये अमोर्टाइजेशन बनाता, शेड्यूल बनाता, तो कितने के लिए लाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, सीख लें। कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्या होगा कि ये जो अमाउंट होती है ना, यही तो है, इसी को तो प्रिंसिपल में कम कर रहा हूँ ना, तो ये अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे तो जो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे वो यही अमाउंट आ रही होगी, 169507। ये 169507 क्या बता रहे हैं कि इस 178131 में से इतना हमने अभी करंट में पे कर दिया, तो अब इतना हमने लायबल हैं अगले 15 ईयर्स तक पूरे, ठीक है। तो यही हमारी अमाउंट जो होगी 169507 के ऊपर हम हमारी लीज लाइबिलिटी में आ रही होगी। तो आई होप इसको, ये आसान सा बेसिक सा एक जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एनुअली जो है इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, उसके बाद मैंने बताया कि एरियर्स में पे हो रही है। फिर हमने सीखा कि लीज पेमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। फिर हमने सीखा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे एन्यूटी के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। एन्यूटी का फॉर्मूला क्यों लगाया, यहाँ पर नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का भी तो लग सकता था, एन्यूटी का इसलिए लगाया कि हर साल जो है वो एक ही तरीके की पेमेंट हो रही है और एक ही इंटरवल है, पूरा मतलब पूरा पूरा साल का इंटरवल है। तो जब ऐसा होता है तो हम एन्यूटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नॉर्मल सिंपल एन्यूटी का फॉर्मूला लगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। फिर हमने एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना सीखा, डेट का कॉलम, इंस्टॉलमेंट का कॉलम, इंस्टॉलमेंट को हमने सीखा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कैसे ब्रेक करना है। तो फिर हमने बैलेंस का कॉलम सीखा। तो फिर हमने यहाँ लिख लिया कि लेसी जो है हमेशा स्टार्ट करता है एमोटाइजेशन शेड्यूल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। फिर हमने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने सीखे, कौन सी डेट पे, ऐसा फर्स्ट डे पे हमने नहीं सीखा, हमने डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पकड़ा है कि हमें अगर एमसीक्यूज आ गई कि कोई बीच से कोई किसी टर्म को पकड़ना है और उसके बैलेंस शीट बनानी है, तो हमने बोला कि फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 18 की बनानी है।
तो 18 की हमने बैलेंस शीट बनाने के लिए उस साल की पेमेंट के नीचे हमने लाइन लगा दी। ठीक है, ये 7,700 इस साल की पेमेंट है ना, तो इसके नीचे हमने लाइन लगा दी, तो इस लाइन से हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर ऊपर ना हम सब पे कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी पेमेंट्स जो है हम पे कर चुके हुए हैं। इसके नीचे वाली जो पेमेंट्स है ना वो हमने पे करनी है। तो इससे नीचे जो करंट मतलब एक साल के अंदर अंदर जो हमने पे करना है वो 8624 है, तो उसको हम करंट लायबिलिटीज में लेगा। और इसके अलावा जो पूरे 15 ईयर्स तक हमने पे करना है वो यही अमाउंट बन रही होगी। यहाँ से हमने डायरेक्ट उठानी है, हमने पूरा एमोटाइजेशन शेड्यूल नहीं बनाना पेपर में। तो वो कितनी है, 169507। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसके और फर्दर इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और सीखेंगे।